एक्चुअली जो भी वीमेंस ऐसा करने की सोचती है, झूठे केसेस बनते हैं और उनके ऊपर फिर एफआईआर हो जाती है, फिर उनके ऊपर केसेस बन जाते हैं जबकि हकीकत कुछ होती ही नहीं है। तो महिला सोचती है कि मारपीट होगी तभी घरेलू हिंसा का केस बनता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये 0 एफआईआर ये क्या चीज़ होती है? जो रेप और बलात्कार जैसे मुकदमे होते हैं, इसमें पुलिस को भी तुरंत एफआईआर करनी पड़ती है और ये गैर जमानती अपराध होता है। तो दी, सबसे पहले आपके लीगल करियर के बारे में हम जानना चाहेंगे। शुरुआत कैसे की और ग्रेजुएशन आपने डिफरेंट स्ट्रीम से की, फिर उसके बाद में ऐसा क्या था कि इंटरेस्ट आया है, फिर फैमिली रीज़न की वजह से क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से आपने इस साइड अपना करियर चूज़ किया? एक्चुअली मेरी प्रारंभिक एजुकेशन है वो विद्या भारती के स्कूल से हुई है, जो मेरे होम टाउन के ही एक सिटी है सूरतगढ़, वहाँ के नवीन आदर्श विद्या मंदिर से मैंने अपनी प्रारंभिक एजुकेशन की है 12th तक की। उसके बाद में मैंने बीए किया है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से। और इसमें मैंने देखो, लॉ के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि आप बीए के सब्जेक्ट कुछ डिफरेंट हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीए में कोई लॉ के सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो उसके बाद में मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा था और 12th में भी मेरा पॉलिटिकल साइंस की वजह से मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंटरेस्ट भी था। और दूसरी बात, मेरी मतलब फैमिली में स्पेशली मेरे पापा और मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे कि मैं लॉ के करियर में जाऊं, क्योंकि मेरे दादाजी को बहुत पसंद है एडवोकेट्स। और इसीलिए मैंने फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है लॉ में एडमिशन के लिए, यूलेट करके, उसको मैंने क्रैक किया और उसके बाद में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी की स्टडी की। ओके, तो लड़कियों को बेसिकली इस करियर को चूज़ करती नहीं है। जी जी। तो सोसाइटी का क्या रिएक्शन था? आसपास फैमिली जो रिएक्शंस आते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे साथ हुआ था कि बीए क्यों कर रहे हो, और भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो ये चीज़ आई सामने? जी, मेरे पापा टीचर है, तो ऐसा होता है कि गांव में अपन ने देखा होगा कि टीचर गांव के आसपास के सभी बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो मेरे में ये चीज़ तो थी नहीं। मेरे पापा ने बोला कि लॉ में जाना है, देन ओके। और दूसरी बात, मेडिकल में ऑलरेडी मेरे ब्रदर्स कज़न्स हैं, तो फिर मेडिकल की तरफ मैं नहीं गई, बिकॉज़ मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे कि मैं लॉ में जाऊं। और सोसाइटी का रिएक्शन तो क्या है कि मेरे पापा को भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि लॉ में लड़की को भेज रहे हो, लड़की को वकील बनाओगे तो घर कैसे संभालेगी, कल को शादी कौन करेगा। बट मेरे पापा ने हमेशा मुझे एक चीज़ बोली कि आप इन नेगेटिव चीज़ों को मत देखो। हमेशा उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, लोगों पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो, आगे देखो। और सोसाइटी का काम है कि सोसाइटी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी को हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर ले, क्योंकि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट नज़रिया होता है, हम उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि मैं अपनी फैमिली को संतुष्ट करूं, और मेरा इंटरेस्ट भी था। तो फिर लड़कियां कम हो या ज़्यादा, मुझे तो एक ही सीट चाहिए थी ना, तो फिर मैंने लॉ चूज़ किया। एक चीज़ होती है कि लॉ पढ़ने से कहते हैं कि नज़रिया बदलता है, तो आपके नज़रिए में इस चीज़ में डिफरेंस आया है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन से पहले और अब जब आपने स्टडी की और अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें कोई डिफरेंस? जी बिल्कुल। लॉ पढ़ने से पहले हम चीज़ों को इमोशनल तरीके से देखते हैं कि मान लो कोई भी क्राइम है, लॉ पढ़ने से पहले हम उसमें ये देखते हैं कि इमोशनल तरीके से उसको देखते हैं कि कौन कितना हर्ट हुआ। बट आफ्टर स्टडी लॉ के पढ़ने के बाद में मैंने चीज़ों को, जैसे मान लो कोई क्राइम ही है, उसे हम फैक्ट के माध्यम से, उसे एविडेंस के माध्यम से, और लॉ में उसके लिए क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम देखना शुरू कर देते हैं। और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्चुअल में इसमें क्या जस्टिस मिलेगा, उसके बारे में भी हम सोचते हैं। बल्कि लॉ की स्टडी से पहले हम चीज़ों को सिर्फ इमोशनली देखते हैं कि कौन इससे कितना हार्म हो रहा है, और उसके रियल फैक्ट्स और एविडेंस के बारे में हम गौर नहीं करते हैं। कुछ ऐसे बेसिक राइट्स, जैसे अगर हम विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, तो जो उनके पास है लेकिन उन्हें अवेयरनेस नहीं होती उनकी। बिल्कुल, महिलाओं का जो है, बहुत सारे कानूनों के बारे में महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए। उनकी सेफ्टी से जुड़ी हुई होते हैं बहुत सारे कानून, जिनका पता मतलब महिलाओं को होना ज़रूरी है। परंतु अपन ये भी मान सकते हैं कि महिलाएं थोड़ा सा एजुकेशन में पीछे भी है और कानून की थोड़ी जानकारी कम भी होती है। तो पहला हम देखें तो पहला कानून 0 एफआईआर का, यानी कि किसी भी महिला के साथ में
किसी भी तरह की घटना होती है तो उसको ये वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने स्थानीय क्षेत्र के थाने में जाकर शिकायत कराएगी, बल्कि कोई भी महिला, किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का अपराध होता है तो वो कहीं पे भी संबंधित पुलिस थाना जो भी आपके नज़दीक पड़ता है वहाँ पर जाके 0 FIR करवा सकती है और पुलिस वुमेन सेफ्टी से जुड़ी हुई कोई भी मामला होता है उसकी तुरंत FIR लॉन्च करती है। अगला जो कानून है कि अगर कोई महिला नहीं कमा पा रही है और वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है तो महिला के पास में राइट है, राइट टू मेंटेनेंस, यानी कि वो अपने भरण पोषण के लिए गुजारे भत्ते की डिमांड अपने हस्बैंड से कर सकती है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे बड़ा मिथ यही है कि जब भी किसी महिला के साथ में किसी भी तरह की घरेलू हिंसा होती है तो महिला सोचती है कि मारपीट होगी तभी घरेलू हिंसा का केस बनता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आपके पास इमोशनल टॉर्चर भी आपके साथ हो रहा है तो आप घरेलू हिंसा की शिकायत है जो संबंधित पुलिस थाने में कर सकते हैं। एक ये आपने बताया 0 FIR, ये क्या चीज़ होती है? 0 FIR ये होता है भी किसी भी महिला के साथ कोई भी अपराध जैसे छेड़खानी, यानी कि महिलाओं की सेफ्टी से जुड़ा हुआ अपराध, तो उसमें क्या होता है कि महिला को अपने बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारी थानाधिकार क्षेत्र में जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ का जो संबंधित थाना होता है हम वहीं FIR करवाते हैं, परंतु 0 FIR में वुमेन्स क्या है कि जहाँ अपराध घटित हुआ और वो तुरंत वहाँ जो भी नज़दीकी थाना पड़ता है वहाँ पर FIR करवा सकती है। अच्छा, एक चीज़ जैसे कि आजकल क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है, किसी की पर्सनल गरज हो गई, कोई ब्रेकअप जैसे केसेस होते हैं, जी जी, तो उनके अंदर क्या करती है, फीमेल्स के अंदर ये चीज़ होती है कि जाएंगे फिर उनके ऊपर झूठे आरोप लगा देंगे कि इन्होंने मेरे साथ ये मिसबिहेव किया, रेप करने की कोशिश की, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद में झूठे केसेस बनते हैं और उनके ऊपर फिर FIRs हो जाती है, फिर उनके ऊपर केसेस बन जाते हैं जबकि हकीकत कुछ होती ही नहीं है। तो इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना कि एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन में तो सच्चाई आए, नहीं तो हर चीज़ तो फीमेल के साइड ही हो रही है। जी बिल्कुल। इंडिया में वर्तमान में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि कानून का मिसयूज़ हो रहा है, बल्कि कानून हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है और कुछ लोग क्या है उसका मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि आपने डिस्कस किया कि ब्रेकअप हो जाने के बाद में संबंधित लड़के पे रेप का केस कर देना, छेड़खानी के केस कर देना, और जो दोनों आपसी सहमति से बहुत सारी चीज़ें एक रिलेशनशिप के बीच में होती है और उसको उसके बाद में बलात्कार और रेप जैसा नाम देना वास्तव में बहुत ही गलत है, क्योंकि आप इतने मैच्योर होते हैं कि आपको सब चीज़ें मतलब पता होती है, आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो इस तरह झूठे मुकदमे करने से या झूठे केस जब आप फाइल कर देते हैं तो जिसके भी खिलाफ आप ऐसा करते हैं एक बार उसके बिहाफ से आपको सोचना चाहिए कि उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आपकी एक झूठी कंप्लेन उसकी पूरी फैमिली में, उसकी सोसाइटी में, उसका करियर सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो कोई भी अगर वीमेंस ऐसा करती है तो वो बहुत ही गलत है, और अगर किसी के साथ में ऐसा होता भी है तो उसको सबसे पहले तो पुलिस से फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करनी चाहिए। और देखो बेसिकली जो रेप और बलात्कार जैसे मुकदमे होते हैं इसमें पुलिस को भी तुरंत FIR करनी पड़ती है और ये गैर जमानती अपराध होते हैं, तो इनमें आपको तुरंत जो अंतरिम जमानत के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद में आपके पास एक बड़ी रेमेडी अवेलेबल है कि आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट FIR क्वैश के लगा सकते हैं कि यदि FIR झूठी है तो हाई कोर्ट के माध्यम से आप FIR को क्वैश करा सकते हैं। और एक चीज़ मैं वापस कहना चाहूँगी कि झूठे मुकदमों की वजह से देखो कोर्ट का भी समय खराब होता है, और यदि आजकल धीरे धीरे कानून बनाए जा रहे हैं कि झूठे अगर किसी ने आपका मुकदमा किया तो आपकी डिफामेशन हो रही है, तो आप अगर प्रूव हो जाते हैं कि आपके खिलाफ किया गया जो मुकदमा है वो झूठा है तो आप डिफामेशन का केस कर सकते हैं और उसमें सज़ा के भी प्रावधान हैं। इसके साथ ही सरकार कानून भी ऐसे बना रही है कि जो भी झूठा मुकदमा करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और एक चीज़ ये भी, आपको खुद को भी जो भी व्यक्ति ऐसा करने की सोचता है, यानी कि स्पेशली जो भी वीमेंस ऐसा करने की सोचती है, तो मैं उनको बता दूं कि ये कानून आपके प्रोटेक्शन के लिए है, आप इनका मिसयूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है और बदनामी दोनों तरफ से होती है। एक बार तो हम फैसला ले लेते हैं जल्दबाजी में, पर एक्चुअल में क्या है दोनों तरफ से बदनामी होती है,
क्योंकि जो भी सोसाइटी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो सबको सोचने का नज़रिया भी अलग है। ज़रूरी नहीं सभी आपको पीड़ित समझे, कई आपको गलत भी समझ सकते हैं, इसलिए किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार आप करें ही ना। एक चीज़ और होती है कि मैरिज फॉर एलिमनी, लाइक शादी की, उसको डील बना दिया, फिर उसके बाद में महीना भर वो शादी रखते हैं, फिर उसके बाद में डाइवोर्स डिमांड करते हैं, डाइवोर्स डिमांड के साथ साथ एक हैवी एलिमनी डिमांड में आती है। तो ये क्या आज के टाइम पे ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनके ऊपर जुडिशरी को जेंडर न्यूट्रलिटी रखनी चाहिए एटलीस्ट केसेस के अंदर। एक्चुअली सबसे पहले तो ये एलिमनी जो भी होती है वो किसी भी महिला को, उसको जैसे कोई कमा नहीं रही है, तो देखो एक तलाक होने के बाद में सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट होती है तो वो महिला होती है। देखो उसकी हर चीज़ में दिक्कतें आती है, अगर उसके बच्चा है तो उसकी रीमैरिज में भी दिक्कत आती है। और जैसे भी हुआ, तलाक एक तरफ से नहीं होता है, कभी दोनों तरफ की गलतियों से होता है। परंतु फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला ही इसमें सफ़र क्यों करे, क्योंकि पुरुष का भी वो कमा रहा है और एक महिला ने शादी में आपको टाइम दिया और उसने अपना सब कुछ आपको 100% देने की कोशिश की भी होगी, आपने भी की होगी, परंतु किसी कारण आपका रिश्ता नहीं चल पाता है, तो उसके बाद में एलिमनी देना गलत तो नहीं है। और बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं कि जब शादी होती है तो मैं बताना चाहती हूँ कि लोग दहेज लेते हैं, तो दहेज को क्या है, गिफ्ट बोल के ले लेते हैं। जब भी महिला दहेज का केस करती है तो बोलते हैं कि ये तो गिफ्ट था। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप एलिमनी को रिटर्न गिफ्ट मान के दे दीजिए, क्योंकि एक महिला है वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती है डाइवोर्स के बाद में। जो भी सिचुएशन रही हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि महिलाओं की गलतियाँ होती ही नहीं हैं, देखो दोनों तरफ से गलतियाँ होती है, परंतु उसके बाद में आफ्टर डाइवोर्स जब तक उसकी रीमैरिज नहीं हो जाती और उसके और भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो तो अब उठाने पड़ेंगे। और शादी एक डील थोड़ी है, ये कोई समझौता नहीं है, ये एक पवित्र रिश्ता है। अगर वो ब्रीच होता है किसी कारण से तो देखो एलिमनी लेना गलत मैं नहीं मानती, परंतु कुछ केसेस में हम देखते हैं कि महिलाएं एक एक महीने के लिए शादी करती है और फिर एलिमनी लेती है, तो ये तो गलत है। देखो जो भी इस टाइप के केसेस होते हैं उनमें कोर्ट फिर आपको गुजारा भत्ता अवेलेबल नहीं कराता है। यदि आप मतलब एजुकेटेड हो तो आप खुद कमा सकते हैं, परंतु जो खुद कमा नहीं रहे हैं, और कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि बच्चा भी होता है और उसकी कस्टडी अगर बच्चा छोटा है तो ऑब्वियस है मदर को ही मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में एलिमनी मिलती है। बट इसको डील की तरह नहीं देखना चाहिए। कई बार होता है ऐसा, मैं नहीं बोलती कि हर बार महिलाएं सही होती है, कई बार शादी की ही एक डील की तरह जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी एक जन्म जन्मांतर वाला रिश्ता है, इसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट मत बनाइए। और धीरे धीरे अगर इस तरह ही चलता रहा तो धीरे धीरे क्या है कि कोर्ट को मजबूर हो जाएगा कि जो जेंडर समानता जो भी वैवाहिक कानून है उनमें लानी ज़रूरी है। और हम देखते भी हैं कि जो भी डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर जो भी वैवाहिक मामले आते हैं उनमें जेंडर समानता होती है, क्योंकि कानून का मेन प्रिंसिपल ही इक्वलिटी है। तो जब तक समानता नहीं आएगी तब तक कानून का जो मेन बेसिस है वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो ज़रूरी है हमारे भारत में ये कि जो है जेंडर समानता आनी चाहिए वैवाहिक मामलों में। ये चीज़ दोनों तरफ से आपने बताई, तो दोनों केसेस हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि मेल मतलब एलिमनी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जुडिशरी की तरफ से ऐसा भी हो रहा है क्या कि मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है कि एटलीस्ट समझ में भी आ रहे हैं, लोगों को समझ आ जाता है कि ये शादी क्यों हुई थी और इसका पर्पस क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके फिर इनके ऊपर भी तो कुछ कस्टडी या फिर कुछ क्लोजेस बनने चाहिए इन पे भी तो। जी बिल्कुल ऐसा है और वर्तमान में भी ऐसा है। देखो कोई केस ऐसा होता है उसमें ट्रायल्स चलते हैं, वो हाई कोर्ट तक पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि न्यायपालिका उसको अच्छे से परखती नहीं है। जब रिक्वायरमेंट होती है एलिमनी की तभी उसको दी जाती है। अगर कोई वेल एजुकेटेड है, खुद का बिजनेस है और अगर हस्बैंड इतना नहीं कमा रहा है तो उनको नहीं मिलती। और ऐसे कानून हैं भी, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें एलिमनी नहीं मिलती है। एक चीज़
आजकल बहुत ज़्यादा होती है अब्यूज़िव मैरिज का एक कंसेप्ट चलता है, जिसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है उसको शादी के बाद में, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये वो सब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उसके बाद में भी फीमेल्स डाइवोर्स डिमांड नहीं करती है ड्यू टू, तो इनके मेन रीजंस जो आप पढ़ते हो या फिर जो आपने देखे हो मतलब कि केसेस के अंदर? देखिए कई बार बहुत ज़्यादा टॉर्चर सह कर भी महिलाएं तलाक नहीं लेती है। एक तो उनका सोसाइटी है जो सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि जहाँ से वो आती हैं, जिससे वो बिलोंग करती है, उनके फैमिली रिलेटिव्स वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। और कई बार महिलाएं खुद भी बता नहीं पाती है, वो सोचती है कि चलो जैसा भी है हम निकाल लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बीच में होता है, तो महिलाएं सोचती है कि बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उनको डर भी रहता है कि बच्चे की कस्टडी। देखो, एक बच्चे के साथ मदर का हमेशा ही बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाती है। तो जिस मैरिज में बच्चा बीच में होता है वहाँ तो देखो 50% चांसेस कम होते हैं डाइवोर्स के, और वो कंप्लेन भी नहीं करती है क्योंकि वो अपने बच्चे पर ही सारा कुछ सोच लेती है कि जो भी है अगले जन्म में, ऐसे भी सोच लेती है आजकल महिलाएं, ट्रेडिशनल जो भी होती है कि चलो कोई ना, इस जन्म में जैसा है वो देख लेते हैं। और महिलाएं क्या है, इमोशनल भी होती है थोड़ा सा, तो इसलिए वो कंप्लेन करने की उनमें हिम्मत नहीं होती है, और वो हिम्मत जुटा भी नहीं पाती है और टॉर्चर सहन करती रहती है। तो इनके केसेस में ये जो PIL सॉरी, तो ये इन केसेस में भी होता है कि फॉर एग्जांपल मैं देख रही हूँ किसी को कि उसके साथ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो मैं उसके बिहाफ पे जाके केस FIR करवा सकती हूँ? देखो, डोमेस्टिक वायलेंस और जो भी मैरिज से जुड़े हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जितने भी केसेस होते हैं, उनमें बेसिकली महिला खुद ही या उसके रिलेटिव ही केस करते हैं। हाँ, विमेन के रिगार्डिंग जो केसेस होते हैं, सब कौन से केसेस सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट के अंदर पहुँचते हैं? देखो, हाई कोर्ट में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अपील जो होती है, हायर अपील, वो हाई कोर्ट में पहुंचती है। मेंटेनेंस से जुड़े हुए केस पहुंचते हैं, उसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी में महिला और पुरुष दोनों को समान हिस्सा होता है, तो वो केस भी हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। चाइल्ड कस्टडी के केस भी बेसिकली हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। तो इन जनरल प्रॉपर्टी के, और अगर दी फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के? डोमेस्टिक वायलेंस में कम वैसे अपील वाले केस पहुंचते हैं, बाकी चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस। अच्छा, और इन जनरल प्रॉपर्टी? जी। ओके। ये जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज का जो कंसेप्ट है, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा डाइवोर्स रेट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? डाइवोर्स में क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लव मैरिज या अरेंज मैरिज, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर हम देखें तो लव मैरिज में भी कई बार केसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो फैमिलीज़ का कोई प्रेशर नहीं होता, और अरेंज मैरिज में भी हो जाते हैं, ये इनमें हम नहीं सोच सकते। बट एक चीज़ देखें तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप कितना एक दूसरे के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, या आप दोनों कमा रहे हैं तो बराबर काम कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें होती है, एक तरफ से कभी रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्ता दो जनों का है, तो दोनों जनों को देख के चलना पड़ता है। इसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी लव मैरिज भी सक्सेस हो जाती है और बहुत सारी अरेंज मैरिज भी सक्सेस नहीं होती है। तो इसमें मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग। रेशियो कुछ है इनका? देखो, रेशियो का देखें तो आजकल तो हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग लोगों में कम होती जा रही है, और डाइवोर्स के केस एज़ कम्पेयर टू पहले बहुत कम आते थे, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों में, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप शादी के लिए टाइम लीजिए, परंतु एक दूसरे को समझिए कि क्या आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ओके। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टडी थी, इन जनरल वो डिक्लेरेशन नहीं है या फिर ऐसा कुछ है नहीं कि प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ऑब्जर्वेशन है इस चीज़ की कि अधिकतर, तो उसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में विमेन जजेस हैं उनकी एवरेज एज प्रमोट होती है, तो उसकी वो 59.5 ईयर्स बताई है, लेकिन जबकि मेल्स की होती है वो 60.5 ईयर्स जो एज बताई है। और रिटायरमेंट का भी ये होता है कि 1 साल पहले फीमेल्स को रिटायर कर दिया जाए, और मेल्स को ज़्यादा इसके अंदर मतलब 1 साल और ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया जाता है। लॉज पढ़ते हैं तो उनके अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसकी एज वही एग्जैक्ट एज दे रखी है कि इस टाइम रिटायरमेंट होंगे, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड देखा गया है तो ऐसा कुछ है, तो या फिर सिर्फ फीमेल को
मतलब इतनी वैल्यू नहीं मिल रही है और चाहती नहीं है गवर्नमेंट की फीमेल्स को ज़्यादा ऊपर मतलब इतनी हायर अथॉरिटीज़ पे रखें, तो ऐसा कुछ है? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में अभी तक इंडिया में एक भी सुप्रीम कोर्ट की महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है। इतने साल हो गए आज़ादी के बाद में, क्या एक भी महिला कैपेबल नहीं थी? ऐसा मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पुरुष जो भी प्रधान मानसिकता, कहीं ना कहीं देखो कॉलेजियम पद्धति से महिलाएं चुनी जाती है या पुरुष भी, जो भी जजेस का जो होता है वो कॉलेजियम पद्धति से होता है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि महिलाएं कम होती है, क्योंकि देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनने के लिए या तो आप वरिष्ठ एडवोकेट हो या फिर हाई कोर्ट के जजेस हो, तो यहाँ तक महिलाएं बहुत कम पहुँच पाती है। और जुडिशरी में बहुत कम महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4% का रेशो अब तक का रहा है। और पहली बार भारत में, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार 2027 में हमें महिला चीफ जस्टिस मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में, और अभी तक एक भी महिला चीफ जस्टिस भारत में नहीं रही है। तो इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। पहली बात तो महिलाएं कम हैं। न्यायपालिका में अगर हम देखें तो आपने शुरू में भी मुझसे कहा कि देखो लॉ में लड़कियों को भेजने का लोगों का नज़रिया ही अलग है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लॉ में लड़कियां है कम। दूसरी बात देखो, लोअर जुडिशरी में है महिलाएं, तो वो क्या है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम के माध्यम से आती है। डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होता है, आप जज बन जाते हैं। फिर उनका क्या है कि रिटायरमेंट की एज का भी आपने जिक्र किया, वो भी एक फिक्स होती है, तो वो हाई कोर्ट की जजेस तक बनती है। फिर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी मतलब टाइम भी लग जाता है। और दूसरी बात, महिलाओं पे काफ़ी सोशल जो प्रेशर भी होता है, जैसे बच्चे वगैरह, ये सब भी महिलाओं को देखना होता है, तो महिलाएं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती है। और कुछ इसमें सरकार को भी कोई भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी नहीं है हायर जुडिशरी में। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर रिजर्वेशन है फीमेल का। और जी बिल्कुल, डायरेक्ट एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, इसलिए महिलाएं ऑब्वियस है कॉलेजियम के थ्रू जाती है तो कमी होती है। अभी तक टोटल 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं महिलाएं। तो आगे अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, इनके अंदर देखते तो इनमें रेट बढ़ रही है। गवर्नमेंट धीरे धीरे देखो, शुरू में तो बहुत कम हुआ करती थी, परंतु धीरे धीरे महिलाएं भी जागरूक हो रही है अपनी एजुकेशन को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट में कई महिलाएं सीनियर एडवोकेट्स हैं और हाई कोर्ट्स में भी बहुत सारी सीनियर एडवोकेट्स हैं। तो आई होप वो ज़रूर एक दिन जजेस बनेंगे और वो काबिल भी है। महिलाएं किसी से कम भी नहीं हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कि जो आप एक 18 साल की फॉर एग्जांपल लड़की है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे ताकि वो लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग रह सके? देखो, लड़कियों के लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इंडिपेंडेंट नहीं होना, यानी कि आपको खड़ा होने के लिए अगर सारे की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कभी भी स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकते। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप इंडिपेंडेंट हो, और यदि आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हो तो आप किसी पे डिपेंड हो, और एक डिपेंड महिला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो भी आपका माइंड की स्टेज है उसको स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। और एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राप्त करें, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र सहारा है महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने का। अब धीरे धीरे क्या है, लड़कियां अवेयर भी हो रही है, एजुकेशन में भी लड़कियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी लड़कियां हैं अपनी एजुकेशन को अपनी पहली सफलता की सीढ़ी माने, क्योंकि एक्चुअल में एजुकेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपको एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रहना चाहिए कि जब भी आप कोई दिक्कत में हो हेल्प मांगनी चाहिए, और इसके साथ ही अपनी एजुकेशन बेझिझक पूरी करनी चाहिए। और आप एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, एक स्वतंत्र कंट्री में रह रहे हैं, किसी के भी दबाव में आकर कभी भी कोई कार्य नहीं करें। और यदि आपको कोई परेशान करता है, टॉर्चर करता है, तो आप तुरंत FIR कराएं या कंप्लेन करें, या काउंसलिंग सेशन में भी आप जा सकते हैं।
कोई ऐसा केस जो आपको लिटरली पर्सनली टच किया हो, जो केस स्टडीज़ के अंदर आपने देखा हो, और अगर ये स्पेशली विमेन के रिगार्डिंग है तो आप बताइए उसके बारे में। जी बिल्कुल, जैसे निर्भया का केस हुआ था 2012 में, उस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था कि एक लड़की कहीं भी सेफ नहीं है। इस तरह की दिल दहला देने वाली घटना हमारे बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आज़ाद भारत में इस तरह की घटना हुई कि डेथ तक हो जाती है। तुरंत न्याय की अवधारणा लानी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो क्या है कि दरिंदों के मन में वो बेखौफ घूमेंगे जब न्याय प्रणाली में इतना टाइम लगेगा तो। और इस तरह एक लड़कियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है। अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट, कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, उसके साथ भी इस तरह की घटना हुई, रेप के बाद मर्डर। तो मैं ये सोचती हूँ कई बार कि क्या हमारे भारत में महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं हैं? क्योंकि अगर एजुकेशन की बात करें तो वो एक मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर थी, वो एक फुल एजुकेटेड थी, फिर भी वो इस तरह की घटना का शिकार हो गई। तो एजुकेशन होने के साथ साथ में मुझे लगता है सरकार को भी कड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए और न्यायपालिका को भी एक फास्ट ट्रैक जस्टिस चलाना चाहिए इस तरह के मामलों में। ये ज़रूरी भी है। और एक बेसिक चीज़, जो भी महिलाएं, जो भी स्पेशली मदर्स मुझे सुन रही है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने लड़कों को ज़्यादा शिक्षा दें। लड़कियों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लड़कों को समझाएं कि जो भी लड़कियां हैं वो आपके कारण अनसेफ कभी फील ना करें, आप उन्हें सेफ फील कराएं। ऐसे ही अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दें। और मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि हमें खाना खिलाने से लेकर बहुत सारी चीज़ें बचपन में हमें हमारी माँ ही सिखाती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक माँ के पास वो ताकत है कि वो अपने लड़कों को अच्छे संस्कार दे सकती है। और अपने लड़के और लड़कियों को हमेशा अच्छे संस्कार दीजिए कि एक लड़के की वजह से कोई भी लड़की को इस तरह का कदम उठाना ही ना पड़े, या फिर आपका लड़का इस तरह की घटनाएं करे ही ना। और लिटरली लीगल रिफॉर्मेशंस की इंडिया को रिक्वायरमेंट है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैले स्पेशली विमेन के अंदर, तो विमेन अपलिफ्टमेंट एम्पावरमेंट की दोनों के लिए रिक्वायर्ड है ये चीज़। जी थैंक यू वेरी मच। और वास्तव में ये नीड भी है इंडिया में कि वुमेन्स के लिए कानून में जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। और सरकार इसके माध्यम से प्रयास भी कर रही है, जैसे फ्री लीगल एड। अगर किसी महिला का बजट नहीं है अगर खुद का एडवोकेट हायर करने का, तो उन्हें फ्री में एडवोकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। तथा जो भी विधिक सहायता केंद्र जो बने होते हैं राज्य स्तर और जिला स्तर पर, वो पूर्णतः जागरूकता के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और कानून का मेन मकसद है कि लोग जागरूक होंगे तो कानून लोग कम तोड़ेंगे। तो इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कोई एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहोगे करियर वाइज या फिर कैसे भी? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह लोगों तक जानकारी पहुंचाना ये सबसे बड़ा सेवा और धर्म मान सकती हूँ मैं इसको। और इस तरह का जो आप में कॉन्फिडेंस है लोगों तक जानकारियाँ पहुंचाना, ये बहुत अच्छी बात है। कोई दो लोग भी हमारी वीडियो देखकर यदि कानून के क्षेत्र में अगर कोई गलत कदम उठाने वाले थे, अगर वो ना उठाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यायपालिका का समय बचेगा और इसके साथ ही कई सारे परिवार टूटने से भी बच जाएंगे। तो इससे अच्छा काम कोई और हो ही नहीं सकता है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दी बेस्ट विशेस। ओके, सो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी एडवाइजेस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।